हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के टर्म 2 के मानवीय करुणा के दिव्य चमक के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? तो आंसर है, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा और चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष वृहदाकार होने के कारण लोगों को शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो ठंडी हवा आती है उसके नीचे बैठकर। ठीक उसी प्रकार फादर भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों से उनको शीतलता प्रदान करते थे। मतलब जो भी लोग फादर बुल्के के पास जाते थे वो फादर बुल्के बहुत अच्छा बिहेव करते थे और बहुत ही अच्छे से उनको चीज़ें समझाते थे लोगों को। क्वेश्चन 2 है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? तो वो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे, बिल्कुल एक घुले मिले थे। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि वे बेल्जियम से भारत आकर यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे सदा कहते थे कि भारत ही मेरा देश है, भारत के लोग ही उनके लिए सबसे अधिक आत्मीय थे। वे भारत की संस्कृति परंपराओं को पूरी तरह आत्मसात कर चुके थे। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए तथा हिंदी की समृद्धि के लिए ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी रूपांतरण भी किया। वे भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे, तो उन्होंने हिंदी पढ़ी हुई थी, हिंदी बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने किया था। वो हिंदी भाषा को बहुत पसंद करते थे, इसलिए वो चाहते थे कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बन जाए। नेक्स्ट है, पाठ में आए उन प्रसंगों का वर्णन कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। ये समझ में आता है कि वो हिंदी को बड़ा पसंद करते थे। फादर बुल्के के हिंदी प्रेम के कई प्रसंग इस पाठ में आए हैं, जैसे कि इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नामक साहित्य संस्था से जुड़े थे। वे हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में शामिल होते थे, मतलब जो क्लब्स या फिर आप कहते हैं जो मीटिंग्स होती थी उसमें जाते थे और गंभीर बहस करते। फादर बुल्के ने हिंदी में शोध भी किया जिसका विषय था राम कथा, उत्पत्ति और विकास। इसलिए ब्लूबर्ड नाटक का हिंदी में नील पंछी के नाम से उन्होंने अनुवाद भी किया था। नेक्स्ट है, फादर बुल्के सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत के विभागाध्यक्ष भी रहे, मतलब हेड रहे थे। वहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश तथा बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के रूप में देखने की बड़ी चिंता थी। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते और अकाट्य मतलब बहुत सारे इसके लिए तर्क भी देते थे। वे हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर दुख हो जाते थे, मतलब हिंदी भाषी ही हिंदी की उपेक्षा करते थे, कहते थे हिंदी भाषा मतलब अच्छी नहीं है, तो उनको बड़ा दुख होता था। नेक्स्ट है, इस पाठ के आधार पर फादर बुल्के की जो छवि उभरती है वो अपने शब्दों में लिखिए। तो फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे गोरे भूरी दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। तो मतलब वो लंबे चौड़े थे, बेल्जियम से थे, तो बिल्कुल गोरा रंग था, नीली आंखें थी और उनकी मतलब पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव थी कि लोग उनको बहुत पसंद करते थे। अपने हर प्रियजन के लिए उनके हृदय में ममता और अपनापन की अमृत भावना उमड़ती रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यही की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड और बाइबल का हिंदी रूपांतरण किया। फादर अपने स्नेही जनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा सबसे घुल मिल करके रहते थे, सबका बहुत ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते तो तोड़ते नहीं थे। उनके सांत्वना भरे शब्दों से लोगों का हृदय प्रकाशित हो उठता था। वे अपने व्यक्तित्व के कारण ही सभी की श्रद्धा के पात्र थे। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर के हृदय में मानव मात्र के प्रति करुणा की असीम भावना थी। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों को वो पसंद करते थे, अच्छे से रहते थे। उनके मन में अपने प्रत्येक प्रियजन के लिए ममता और अपनत्व का भाव था। वे सबको अपने आशीषों से भर देते। उनकी आंखों की चमक में असीम वात्सल्य तैरता था। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते तथा सांत्वना भी देते। लोगों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता था।
फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? तो प्रायः सन्यासी सांसारिक मोह माया से दूर रहते हैं, जबकि फादर ने ठीक उसके विपरीत छवि प्रस्तुत की। परंपरागत सन्यासियों के परिपाटी का निर्वाहन ना करके वे सबके सुख दुख में शामिल होते, क्योंकि सन्यासी का मतलब क्या होता है कि उसने सन्यास ले लिया है, दुनिया छोड़ दी है। मगर फादर बुल्के तो ऐसे नहीं थे, वो सबके सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते उससे कभी तोड़ते नहीं थे, सबके प्रति अपनत्व, प्रेम और गहरा लगाव रखते। लोगों के आना जाना नित्य प्रतिकाम था। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग छवि प्रस्तुत की थी, क्योंकि वह सन्यासी बन तो चुके थे मगर वो लोगों से फिर भी जुड़े रहे थे। आशय स्पष्ट करना है, नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना है। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि फादर बुल्के की मृत्यु पर वहां उपस्थित नम आँखों वाले व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करना सिर्फ स्याही बर्बाद करना है। कहने का आशय यह है कि आंसू बहाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा अधिक थी कि उनको गिनना भी असंभव था। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। इसका क्या मतलब है? प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनते समय हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, वातावरण में एक अवसाद भरी निःशब्द शांति छा जाती है और हमारी आंखें अपने आप नम हो जाती हैं, ठीक वैसे ही दशा फादर बुल्के को याद करते समय हो जाती है।